आज बात करने वाले हैं अलग अलग टाइप के जो कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो हमने पढ़ रखा है कि उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। ये हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि हम सीरीज कैसे पहचानते हैं, पैरेलल कैसे पहचानते हैं। लेकिन जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मिक्स हों आपस में और फिर हमसे ये क्वेश्चन किया जाए कि फिर इस ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट का नेट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल करके बताइए, तो ऐसे में पहचान पाना, आइडेंटिफाई कर पाना शुरुआत में आसान नहीं होता। तो आज कुछ बेसिक्स कैपेसिटिव सर्किट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कुछ बेसिक कैपेसिटिव सर्किट को पहचानना सीखेंगे कि कैसे हम उन्हें अलग अलग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में तोड़ करके और नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं। चलो तो इस सेक्शन में शुरू करते हैं और इसका लेवल स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, एकदम अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो वहां से शुरू करेंगे और इसका लेवल धीरे 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 उठाते जाएंगे। तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आता है, मान लो ऐसे दो कैपेसिटर जुड़े हों, ये आपका सिरा ए है और ये एंड बी है। दो एंड है ए और बी और उनके अक्रॉस दो कैपेसिटर जिनके कैपेसिटी दी हुई है सी, दोनों की कैपेसिटी सी है। हम यहां मान के चलेंगे और यहां मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में हम सब कैपेसिटर की कैपेसिटी सी मान के चलेंगे सेम, ताकि शुरुआत में हमें सिर्फ पहचानना सीखना है। हमें सिर्फ सीखना है कि कैसे हम पहचानते हैं कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और उन्हें तोड़कर कैसे जोड़ते हैं। बाकी जोड़ते वक्त अगर हमको अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स करना हुआ अलग अलग इनकी वैल्यूज हुई तो वैल्यूज को जोड़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो मान लो इनकी कैपेसिटी सेम ले रखी है सी और सी, और हमसे पूछा जाए तो हम इसको दो स्टेप में सॉल्व करने का एक मेथड सीखेंगे। पहला, एक तो हम कैपेसिटर से खुद ही बात करेंगे, मतलब इमेजिन करेंगे कि हम कैपेसिटर से बात कर रहे हैं। और दूसरे में जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सर्किट तो हम एक मेथड आपको बताएंगे आगे चल करके, नोडल एनालिसिस मेथड, और उस मेथड से फिर सॉल्व करेंगे अलग अलग कॉम्प्लेक्स सर्किट को। तो अगर सर्किट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है तो हम कैपेसिटर से सीधे बात करेंगे। इमेजिन करेंगे कि हमारे सामने कैपेसिटर है और हम उससे पूछ रहे हैं सारे कैपेसिटर से, और इससे हर कैपेसिटर का अलग अलग एक व्यू नजर आएगा। कैसे, वो देखो। इन दोनों ही कैपेसिटर से पूछो कि इनकी एक एक प्लेट कहां जुड़ी हुई है, तो दोनों का ये कहना है कि हमारी एक एक प्लेट ये सिरे ए से जुड़ी हुई है। ए जो एंड है, ये पॉइंट ए, इस पॉइंट ए से दोनों प्लेट की एक एक प्लेट जुड़ी हुई है। फिर इस दोनों कंडेंसर की दूसरी वाली प्लेट कहां जुड़ी हुई है, बी से। क्लियर कट दिख रहा है कि अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो जहां पर एक एक प्लेट एक एक एंड पे जुड़ा हो तो उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज से आसान होता है। सीरीज में कई बार कंफ्यूजन होती है, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई ज्यादा लफड़ा नहीं होता, क्लियर कट दिख रहा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इन दोनों के एक एक एंड एक तरफ, दूसरे वाले प्लेट दूसरी तरफ, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, और फिर आपसे पूछूं कि बताओ इस सर्किट और इस सर्किट में क्या अंतर है। अभी भी दोनों की कैपेसिटी सी है, इन दोनों में क्या अंतर है, तो देखने में थोड़ा सा अलग मैंने बनाया है। ऐसे ही बस देखने के तरीके बदलेंगे, बस हमको सर्किट को अलग अलग तरीके से बना करके दिया जाएगा। होगा वो एक ही टाइप का, सीरीज कॉम्बिनेशन जो मिक्सअप बनाएंगे वो होगा आसान, बट उनको बनाने का जो तरीका होता है वो कॉम्प्लेक्स बना देता है उसे। हम जब देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता देखते हो, हालांकि ये दोनों सेम है, इन दोनों में अभी भी कोई अंतर नहीं है। इसका एक प्लेट ए से, इसका भी एक प्लेट ए से, इसका दूसरा वाला प्लेट बी से, इसका भी दूसरा प्लेट बी से, सेम सर्किट है, बट इसको बनाने का थोड़ा सा तरीका चेंज किया हुआ है। ये भी दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2, और दोनों का ही C है तो 2C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ऐसे अगर एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और सबकी कैपेसिटी ले लेते हैं C, तो इस टाइप की कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां पर चेन होता है, चेन बनी होती है, कहीं पर भी वो चेन टूटने नहीं पाती है। हाँ, ये ध्यान रहे सीरीज कॉम्बिनेशन में कई बार जो लफड़े होते हैं कि वायर बीच में से निकाल लेना। अगर इस तीनों में से कहीं पर भी हम एक वायर ऐसे खींच ले बाहर तो ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं होंगे, बट ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे। इन दोनों का जो चेन है वो ब्रेक हो गया, इन दोनों के बीच से अब चार्ज फ्लो कर जाएगा कहीं और पर। सीरीज कॉम्बिनेशन की जो शर्त होती थी और पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो शर्त होती थी, कंडीशंस, उसे बस याद रखें। क्या कंडीशन होती थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में
हर प्लेट के हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। लेकिन अब यहाँ जो चार्ज इसके ऊपर है वो पूरा का पूरा इसे ना मिलकर के थोड़ा सा चार्ज इधर से फ्लो कर जाएगा, जिससे ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं रह जाएंगे। बट इसके ऊपर जितना भी मिलेगा वही इसके ऊपर भी होगा, तो ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसी सीरीज कॉम्बिनेशन को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, हालांकि ये देखने पर पैरेलल लग रहा है, कुछ पैरेलल जैसा अरेंजमेंट, इधर एक प्लेट इधर एक प्लेट, लेकिन अभी भी देखो तो चेन वैसे ही है। यहां से स्टार्ट किया, इसके बाद दूसरी प्लेट पहली कैपेसिटर की दूसरी प्लेट सीधे जुड़ी हुई है दूसरी कैपेसिटर की पहली प्लेट से, दूसरी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट तीसरी कैपेसिटर की पहली प्लेट से, और तीसरी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट एंड बी से। तो ये एक चेन बन गई है। अभी भी ये वही सर्किट है, ये वही डायग्राम है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस बनाने के तरीके चेंज किए हुए हैं मैंने। सो ये दोनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट हम लोग निकालते थे, 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन। तो यहां पर मैं c डैश डायरेक्टली लिखता हूं 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, या मैं डायरेक्ट इसको रिवर्स करके लिख दूं तो c/3 इज द आंसर। c/3 इज द नेट कैपेसिटेंस। तो ऐसे ही अब इसके बाद थोड़ा सा अगर बढ़ाएंगे और अलग अलग टाइप के मिक्स कॉम्बिनेशन, ये तो मैंने अलग अलग बताया आपको कि बस बनाने के तरीके थोड़ा सा चेंज करके और हमको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती कठिन बनाने की कोशिश, टफ बनाने की कोशिश रहती है। हालांकि कोई टफ होता नहीं है, उन्हें अगर तोड़ें, या मैंने जैसे शुरू में बताया कि ये अप्रोच रखें कि उन कैपेसिटर से सीधा अप्रोच करें और बात करें, इमेजिन करके कि उसकी पहली प्लेट कहां है, उसकी दूसरी प्लेट कहां है, दूसरे की पहली प्लेट कहां है, दूसरे की दूसरी प्लेट कहां है, खुद उससे बात करें तो वो खुद बताएगा कि मैं सीरीज में हूं, पैरेलल में हूं या नहीं हूं, जैसे भी हूं। तो एक तो ये तरीका है। तो ऐसे ही अब इसमें आगे बढ़ते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। सी डैश अक्रॉस ए एंड बी। सी डैश का मतलब होगा इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। अब खुद ही कोशिश करो, कुछ लोगों ने डायरेक्टली कर लिया होगा। ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज, और इनके साथ ये वाला कैसा है, पैरेलल। तो ये दोनों सीरीज है तो c/2 के साथ c कैसा है, पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली c/2 प्लस c, 3c/2 इज द आंसर। ऐसे सर्किट्स आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अब यहां पर सीरीज और पैरेलल मिक्स होते चलेंगे। ऐसे ही मान लो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, सबकी कैपेसिटी सी है। इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ट्राई करो। ये दोनों, इन दोनों के बदले हम एक बना सकते हैं, इन दोनों के बदले हम एक कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी c/2। इन दोनों के बदले हम एक लगा सकते हैं जिसकी कैपेसिटी हो जाएगी 2c, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो अब इसी कैपेसिटर को, इसी सर्किट को ऐसे बना सकते हैं, c/2 इन दोनों को हटाया और उसके बदले लगाया एक c/2, फिर इन दोनों के बदले एक लगा सकते हैं और उसकी कैपेसिटी हो जाएगी 2c, और लास्ट में c तो है ही। अब ये तीनों ही सीरीज में हैं, और सीरीज में क्या होता है, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 इन्हें जोड़ सकते हैं आसानी से। क्लियर। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। इन सब की कैपेसिटी सेम है, और मुझे उम्मीद है ये आप सॉल्व कर लेंगे। चलो ट्राई करो इसको और खुद सॉल्व करो। अगर आपने इसके पहले वाले सर्किट समझ लिए हैं तो फिर इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे मैं नहीं सॉल्व करने वाला, इसे आप खुद सॉल्व कर लिए। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट में
मान लो ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के सब साइड्स के क्रॉस एक ही कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और हमसे पूछा जाए फिर से इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट। याद है अगर ए और बी यहां ना होगा कि यहां हुए तब भी उतना ही होगा, यहां हुए तब भी उतना ही होगा। मतलब ये दो पॉइंट हम ऐसे बोल रहे हैं कि एक साइड के क्रॉस, ये एक साइड है, इस साइड के क्रॉस, तो एक कैपेसिटर तो ए और बी के क्रॉस फिक्स है। एक कैपेसिटर तो उतनी कैपेसिटी तो होगी ही होगी, वो दो मिल करके इसके साथ मिलके और नेट कितना बनाएंगे इसे देखना है। एक कैपेसिटर तो जुड़ा ही जुड़ा है, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, दो और कैपेसिटर हैं, उनके साथ कैसा नेट इफेक्ट होगा ये देख लेते हैं। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में, तो इन दोनों के बदले मैं एक कैपेसिटर लगा सकता हूं। पहले जो है उसे तो रखते ही है, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर तो है ही। अब इन दोनों के बदले मैं एक कैपेसिटर लगा सकता हूं और उसकी कैपेसिटी हो जाएगी C/2, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। अगर ए से बी तक चलो तो ये चेन पूरी होती है, कहीं भी चेन टूट नहीं रही है, तो ये दोनों आपस में कैसे हुए, सीरीज में। अगर ये दोनों आपस में सीरीज में हैं तो इनकी जो कैपेसिटी होगी इक्विवेलेंट वो हो जाएगी C/2। तो इन दोनों के बदले मैं एक कैपेसिटर लगा सकता हूं जिसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी C/2। अब ये C/2 और C कैसे हैं, पैरेलल, तो इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ दें तो C/2 प्लस C 3C/2। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 2C प्लस C 3C/2। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये तो ट्रायंगल का है। इसके बाद अगर ऐसा ही एक शेप स्क्वायर शेप का हो, ऐसा ही एक कॉन्फ़िगरेशन स्क्वायर का हो, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो स्क्वायर के बीच सब साइड के क्रॉस और फिर से वही चीज कि एक साइड के क्रॉस पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये हमसे पूछा हुआ है कि किसी एक साइड के क्रॉस या इस साइड के क्रॉस या इस साइड के क्रॉस या इस साइड के क्रॉस, किसी भी एक साइड के क्रॉस, मान लो मैंने माना हुआ है ये एक साइड, तो फिर से वही चीज, एक कैपेसिटर तो फिर से जुड़ा ही है सी, बाकी के तीन फिर से सीरीज में हो गए। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो साइड के क्रॉस, एक डायगोनल के क्रॉस। दोनों मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे होंगे। इस वाले में जब साइड के क्रॉस पूछा जाता है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो मैं इस पॉइंट को देता हूं P, पहले मैं निकालता हूं C' अक्रॉस पॉइंट A एंड B। तो एक कैपेसिटर तो जुड़ा ही है, उसे तो बने रहने दे A और B के अक्रॉस। बाकी तीन आपस में फिर से कैसे जुड़ गए हैं, सीरीज में, तो इन तीनों का नेट क्या हो जाएगा C/3। तीन कैपेसिटर है सीरीज में तो कितना हो जाएगा C/3। और इन तीनों के बदले मैं वही एक बना सकता हूं जिसकी कैपेसिटी कितनी बोली जाएगी C/3। अब ये C/3 और C कैसे हुए, तो पैरेलल। अब इन्हें डायरेक्टली जोड़ दें तो C/3 प्लस C का मतलब होगा 4C/3। दिस इज द नेट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। अगर यही हमसे पूछा जाता कि यहीं पे C' अक्रॉस पॉइंट A एंड P, इस पॉइंट A और P के क्रॉस, तो ध्यान से देखो तो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस कोई कैपेसिटर नहीं लगा है, तो इसको यहीं पे ऐसे रहने दो। बाकी दोनों तरफ से देखो कि वो दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं। जैसे इन दो पॉइंट्स के क्रॉस अगर मुझे चाहिए तो इस तरफ से जाए अगर तो दो कैपेसिटर मिलते हैं, इस तरफ से पॉइंट A से P की तरफ जाए तो भी दो कैपेसिटर मिलते हैं, और चेन टूट नहीं पाती है, कहीं पर भी चेन टूट नहीं गई। A से P की तरफ जाने पर यहां पर भी C और C का आपस में चेन बना हुआ है, इस तरफ से जाने पर भी चेन बना हुआ है, तो ये दोनों भी सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में, तो सीरीज में है तो C/2, यहां पे भी C/2। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ये पॉइंट A और P, इसके क्रॉस एक कैपेसिटर, इसके क्रॉस एक कैपेसिटर, ये भी C/2 और ये भी C/2। अब ये दोनों आपस में कैसे हुए, पैरेलल, तो C/2 प्लस C/2 डायरेक्टली जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा C, डायरेक्ट हो जाएगा C आपका। नाउ आगे बढ़ते हैं और कुछ और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे और कुछ और कॉम्प्लेक्स सर्किट पे आते हैं। चलो तब इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे अब कुछ और सर्किट सॉल्व करते हैं। बेसिक्स अपने को धीरे धीरे पता पड़ रहा है कि कैसे हम पहचानते हैं। अब उन बेसिक्स के नॉलेज की हेल्प से जितनी नॉलेज हमको हुई है और आगे थोड़ा सा ऐसा सर्किट जिनमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो, जैसे ये तीन कैपेसिटर सबकी कैपेसिटी सेम है। मान लो ये पॉइंट A
और ये पॉइंट बी। अब यहां से मैं एक वायर लेता हूं और यहां जोड़ देता हूं और यहां से एक वायर लेके यहां जोड़ देता हूं। हेरिन एरोस के ऊपर अंडरलाइन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप का सर्किट बहुत पूछा हुआ है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, मेडिकल वगैरह एग्जाम में तो कॉमन है, ऐसे सर्किट पूछ दिए जाते हैं कि दो वायर ऐसे, एक वायर यहां से जुड़ा हुआ है और एक वायर यहां से जुड़ा हुआ है, और फिर पूछा जा रहा है हमसे कि ए और बी के बीच में नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, नेट अक्रॉस ए एंड बी, ये हमसे पूछा हुआ है। सी डैश का मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखो जो कंसेप्ट यूज करते हैं, हालांकि डायरेक्टली देखने पर तो लग ही नहीं रहा कि सीरीज है, पैरेलल है, लेकिन फिर से वही चीज कि कैपेसिटर्स के साथ थोड़ा सा एक कंसेप्ट का यूज करेंगे। देखो पहली चीज की ये पॉइंट ए है, तो ये वाला भी पॉइंट ए है। अब यहां से एक वायर उठा करके अगर यहां रखा हुआ है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वही है जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है। तो अगर इस पॉइंट को नाम देते हो ए, तो इस पॉइंट को भी नाम दे सकते हैं ए। ऐसा ही हो गया बिल्कुल जैसे अगर यहां मैं एक बल्ब जला रहा हूं और मुझे वहां एक बल्ब जलाना है, तो यहां से एक वायर जोड़ दिया और वहां लाके बल्ब जला दिया, तो जितनी तेज यहां बल्ब जलेगा उतनी तेज वहां भी जलेगा। थोड़ी दूर अगर लाके एक वायर कनेक्ट किया हुआ है तो अगर इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वही उतनी दूर खड़े उस पॉइंट का भी पोटेंशियल है। बिल्कुल वैसे ही अगर इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, तो यहां से एक वायर ला करके यहां जोड़ दिया है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो गया, उतना ही जितना पॉइंट ए का हो गया, तो इसे भी क्या नाम दे सकते हैं, पॉइंट ए। अगर इस पॉइंट का नाम आप 20 बोलते हैं और यहां से एक वायर निकाला हुआ है और यहां पे जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट को भी क्या बोल सकते हैं, बी। अब क्लियर कट तीनों से पूछिए कि उनकी एक ही प्लेट कहां जुड़ी हुई है। तो मान लो मैं यहां पॉइंट ए बना देता हूं और फिर यहां से जो मुझे तो पता ही है इसीलिए तीनों के बारे में, इसकी एक प्लेट कहां जुड़ी हुई है, पॉइंट ए से, तो एक कैपेसिटर की एक प्लेट पॉइंट ए से, और इसकी दूसरी प्लेट कहां जुड़ी है, पॉइंट बी से, तो इसकी एक दूसरी प्लेट बना करके और जोड़ देते हैं पॉइंट बी से। बीच का कैपेसिटर जो है उसकी एक प्लेट बी से, दूसरी प्लेट ए से, यहां बीच में पॉइंट ए है, एक प्लेट ए से एक प्लेट बी से, तो यहां पर भी ऐसे ही डायरेक्टली जोड़ देंगे। ऐसे ही लास्ट वाला कैपेसिटर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि उसकी एक प्लेट भी ए से और एक प्लेट किससे, बी से। अब ये वाला डायग्राम क्लियर कट दिख रहा है कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। ये डायग्राम क्लियर कट नहीं दिख रहा था, बट यहां साफ साफ दिख रहा है कि ये दो तीनों के तीनों जो कैपेसिटर्स हैं वो तीनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली हम जोड़ देते हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3C, C1 प्लस C2 प्लस C3, और तीनों की कैपेसिटी C है, तो C प्लस C 3C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इसके बाद एक अगला सर्किट लेते हैं। देखो ये तीन ऐसे, अब इनकी कुछ वैल्यूज रख देते हैं, जैसे इन सब की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, और इन सब की 2 माइक्रोफैरड। सॉरी, इसके लिए क्या कर देते हैं, नहीं इसको 3 रखते हैं। चलो, अब इस टाइप का सर्किट है और ए और बी के बीच में फिर पूछा हुआ है, तो एक्चुअली इसे आप ऐसे बोल सकते हैं, इसे मैं बोलता हूं उर्दू का क्वेश्चन। उर्दू का क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसे कभी भी आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट नहीं कर सकते। लेफ्ट साइड से देखने पर पता ही नहीं पड़ेगा कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। कभी भी इस टाइप का सर्किट मिले तो हमेशा उसे राइट साइड से, जैसे आप उर्दू पढ़ते हैं इस तरफ से स्टार्ट करें तो एकदम से आसान हो जाएगा। और ऐसा आसान होता ही है, लेकिन शुरुआत हम इस तरफ से कर देते हैं जैसा हमारी आदत है, इसलिए क्वेश्चन टफ बन जाता है। वो हमको ये देख करके चेक करना चाहते हैं कि क्या आपका अप्रोच, क्या आपका स्टार्टिंग व्यू सही है या आपने प्रैक्टिस नहीं की है। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है तो आपको देखते ही पता पड़ जाएगा कि आपको शुरू किस तरफ से करना है। तो मुझे देखते ही पता पड़ रहा है
कि मैं अगर इस तरफ से शुरू करता हूं तो ना तो कोई सीरीज में और ना ही कोई पैरेलल में नजर आते हैं, लेकिन अगर मैं इस तरफ से शुरू करता हूं तो ये तीनों के तीनों सीरीज में है और तीन 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 सीरीज में है, तो C/3 मतलब 3/3 का मतलब 1। ये 1 के साथ 2 कैसा है, पैरेलल है। मैं इसे मिटाता जा रहा हूं और बनाता जा रहा हूं। एक बार इस पूरे सवाल को बना लो, इस सर्किट डायग्राम को बना लो, इसके बाद मैं इसे मिटाता जाऊंगा। चलो, तो मैं इसके बाद ये देखो, ये 3 माइक्रोफैरड का, ये 3 माइक्रोफैरड का और ये 3 माइक्रोफैरड का। मैं स्टार्ट करता हूं इस तरफ से। अब ये तीनों सीरीज में हैं, तो इन तीनों को हटा करके इनके बदले एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, और जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 1 माइक्रोफैरड। अब ये 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड पैरेलल में है, तो फिर इनके बदले हटा करके इन दोनों को और डायरेक्टली जोड़ दें तो 2 और 1 डायरेक्ट जुड़ेंगे, C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 1 3 माइक्रोफैरड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहां से 3 माइक्रोफैरड। अब फिर से देखो 3 3 3 सीरीज में, फिर इन तीनों को हटा करके और इन तीनों के बदले एक कैपेसिटर लगाएंगे, जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी, 1 माइक्रोफैरड। अब फिर से ये 1 और 2 3 पैरेलल में है, अब फिर लास्ट में जो बचा हुआ है ए और बी के क्रॉस 3 कैपेसिटर, तीनों सीरीज में हैं, 3 3 3, तो आंसर आपका आएगा C डैश अक्रॉस ए एंड बी 1 माइक्रोफैरड। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट डायग्राम। इस टाइप का भी सर्किट डायग्राम अक्सर पूछा हुआ है, जहां आपकी अप्रोच इंपॉर्टेंट रखती है कि किस तरफ से आप शुरू करते हैं। यहां मुझे शुरू करना था राइट साइड से, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड से शुरू करते तो वो सॉल्व नहीं हो पाता। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, उसके बाद नेक्स्ट सर्किट डायग्राम देखते हैं। और यहां पे भी सबकी कैपेसिटी क्या है, C। फिर से हमें पता करना है क्या, C डैश अक्रॉस ए एंड बी। यहां पे पता करना है कि पॉइंट ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी है, और सबकी कैपेसिटी कितनी है, C। अब एक कैपेसिटर तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ए और बी के क्रॉस जुड़ा हुआ है, इतना तो होगा ही, इतनी कैपेसिटी तो ए और बी के क्रॉस होगी ही होगी। बाकी की कैपेसिटर का जो पूरा का पूरा आपस का कॉम्बिनेशन है, इसे सॉल्व करना है। देखो, इस तरफ से अगर सॉल्व करें, इस तरफ से कोशिश करें और चलना शुरू करें यहां से, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में, क्योंकि चेन बनी हुई है। अगर सबको पॉइंट दे दें, पॉइंट ए वो पॉइंट बी है, इसे P Q R S कोई भी नाम दे दिया यहां से, तो A P और Q यहां से सीधी एक चेन बनी हुई है। तो यहां से ये और ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो इन दोनों को हटा के और एक कैपेसिटर लगाएंगे, जिसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, C/2। अब ये C/2 और ये C आपस में पैरेलल, तो अगर ये C/2 और ये C आपस में पैरेलल हैं, तो इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, C/2 प्लस डायरेक्टली C 3C/2। अब मैं आगे ऐसे ही बोलता चला जाऊंगा। देखो, इन दोनों के बदले अगर एक यूज करेंगे यहां पे, तो ये और ये फिर से सीरीज में होंगे, फिर इसके साथ ये पैरेलल होगा, फिर ये सीरीज में होगा और फिर ये पैरेलल होगा, फिर ये सीरीज में, और लास्ट में इस C के साथ जो भी ऊपर वाला पूरा सॉल्व किया है आपने, वो पैरेलल में आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ये छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए। बस बता देता हूं मैं कि अगर आप इस तरफ से अप्रोच करते हैं और उस सर्किट को तोड़ते हुए चले जाते हैं, तो फाइनली ये C और बाकी का पूरा जो नेट मिलेगा सबका, वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। कैसे, तो ये C/2 और ये C आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों को हटा के और एक कैपेसिटर लगाओगे, जिसकी कैपेसिटी हो जाएगी 3C/2। 3C/2 और C फिर से क्या हो जाएंगे, सीरीज में, तो डायरेक्टली नहीं, 1/C1 प्लस 1/C2 से जोड़ लोगे, फिर उन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर लगाओगे, और वो दोनों और ये आपस में कैसे होंगे,
मतलब इन दोनों के बदले जो एक लगाओगे वो और ये पैरेलल, फिर उसके साथ ये सीरीज, इन दोनों को सीरीज में जोड़ने के बाद इसके साथ पैरेलल, फिर इसके साथ सीरीज और फाइनली इसके साथ पैरेलल। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे इसके सॉल्व करते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट सर्किट, नेक्स्ट कैपेसिटिव सर्किट। तो जैसे हमने इसके पहले किया था स्क्वायर, और स्क्वायर के साइड और डायगोनल के क्रॉस निकाला था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब डायगोनल पे भी एक कैपेसिटर रख देते हैं। जैसे स्क्वायर के साइड के अक्रॉस हर साइड पे एक एक कैपेसिटर तो रखा ही है, डायगोनल पे भी एक कैपेसिटर, और हमसे पूछा जाए कि भाई इन दो पॉइंट्स के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी, ये ऐसा क्वेश्चन। और सबकी कैपेसिटी क्या है, सी। जैसा हमने शुरू में बात किया था, इस सबकी कैपेसिटी हम सेम मान के चलेंगे, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यूज चेंज कर दे तो केवल जोड़ना ही रह जाएगा। बाकी हमें तो सीखना है कि कैसे हम पहचानते हैं, कैसे हम इस टाइप के सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो अब इन दो पॉइंट्स को देखो, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दो के क्रॉस एक कैपेसिटर तो सीधा सीधा लगा हुआ है ये, तो इतनी कैपेसिटी तो इन दोनों के क्रॉस होगी ही होगी। अब बाकी के ये दोनों और ये दोनों, तो इसे तो आप यहां अलग से बना लें, पॉइंट ए और बी के बीच में। अब इन दोनों को देखो तो ए से बी तक चल के जाओ तो ये दोनों चेन फॉर्म करते हैं, बिल्कुल चेन बनाते हैं। और ऐसे ही इस तरफ से चल के जाओ यहां से ऐसे, तो ये दोनों भी चेन बनाते हैं। तो ऐसे में ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, तो इन दोनों के बदले मैं एक कैपेसिटर बना सकता हूं जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी C/2। ऐसे ही इन दोनों के बदले हटा करके, इन दोनों को हटा करके इसके बदले मैं एक कैपेसिटर बना सकता हूं ए और बी के अक्रॉस ऐसे, जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी। सो अगेन सी एंड सी सीरीज, तो सीरीज में C/2, तो यहां पे भी ऐसे C/2। अब ये C/2, ये C/2 और ये C तीनों आपस में साफ साफ दिख रहे हैं पैरेलल, क्योंकि तीनों की एक प्लेट एक एंड पे और दूसरी वाली प्लेट दूसरे एंड पे, तो ये तीनों अगर पैरेलल हैं तो C/2 प्लस C/2 C प्लस C 2C इज द आंसर। आसान था ये, हालांकि ये भी बहुत कॉमन सर्किट है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला एक और देखते हैं। ऐसे जुड़ा हुआ है, यहां पॉइंट ए और बी। जबरदस्ती का टफ बनाने की कोशिश की गई है, टफ है नहीं एक्चुअली। सभी कैपेसिटी सी, अगेन फिर से यहां पर सभी कैपेसिटी सी है। और इस साइन का मतलब होता है कि ये जंप आउट करके ये वाला जो एंड है यहां से कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, और इस कैपेसिटर का दूसरा प्लेट, ये जो एक्चुअली वायर है, ये वायर इस वायर से कनेक्ट नहीं है, इसके ऊपर से उछल करके गया है यहाँ पे। अब करें क्या ऐसे सवालों में, तो इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों एंड को ध्यान से देखो। एक्चुअली यहां से निकलने के बाद तो ये एक ही वायर है, एक ही तार है। इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको खोल दें यहीं से, और इसे आप यहां से उठा करके यहां लगा दें, इस वाले को, और इस वाले को यहां लगा दे, ताकि साफ साफ दिखना शुरू हो जाए। इससे कोई सर्किट में बदलाव नहीं होगा। एनालाइज करके देख लो, जैसा पहले थे ये, अगर यहां से खोल करके इस वाले को मैंने ऊपर कर दिया, क्योंकि है तो यहां से एक ही वायर, ये यहां से कनेक्टेड पूरा ये एक ही वायर है, और उन्हीं वायर के क्रॉस से जुड़े हुए थे, तो मतलब ही कोई नहीं है। अगर मैंने ऐसे भी लगा दिया, हाँ ऐसे जोड़ने से साफ साफ दिखना शुरू हो गया कि अब ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, और ओवरऑल इधर की सर्किट सीरीज में। तो ये पूरा का पूरा C/2, ये पूरा का पूरा C/2। तो इसे मैं फिर से रिड्रॉ करता हूं, तो एक कैपेसिटर तो सीधा सीधा नीचे लगा हुआ है C, और ये आपका C/2। इन दोनों के बदले मैंने एक कैपेसिटर यूज किया। इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, दोनों ही पैरेलल में है, सॉरी C/2 नहीं होगा, पैरेलल में है तो 2C। और ऐसे ही ये दोनों पैरेलल में है तो इनकी कैपेसिटी भी कितनी हो जाएगी, 2C। तो इनके बदले भी एक कैपेसिटर
और डायरेक्टली यहां से वायर जोड़ दिया, तो इसकी कैपेसिटी भी 2C। अब ये दोनों सीरीज में हैं, तो 2C और 2C कितना हो जाएगा, C। तो इन दोनों को हटा करके और एक कैपेसिटी यूज कर सकते हैं जिसकी कैपेसिटी C, और ये और C पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो जाएगा आपका 2C। सो फाइनल आंसर इज 2C। एक्चुअली जहां पे ये वायर जंप आउट करके ऐसे बनाए होते हैं सर्किट, वहां पर हमारे पास ये फ्रीडम होती है कि हम उन्हें खोल करके और जोड़ तोड़ लें, लेकिन जोड़ते तोड़ते वक्त ये ख्याल रहे कि हम सर्किट का पूरा अर्थ का अनर्थ तो नहीं कर रहे, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। जो मैंने जोड़ा तोड़ा है वो इसलिए क्योंकि ये पूरा कनेक्शन एक ही है, यहां से जो कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर के बीच में और कोई कैपेसिटर नहीं जुड़ा है, तो मेरे पास ये फ्रीडम थी कि मैं इसे खोल करके यहां लगा दूं और इसे खोल करके यहां लगा दूं, ताकि साफ साफ दिखना शुरू हो जाए सीरीज पैरेलल। उस सर्किट में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब जबकि सीरीज पैरेलल साफ साफ दिखना शुरू हो गया, तो मैंने सॉल्व कर लिया आसानी से। सो आंसर इज 2C। अब इसके बाद इस पर एक और क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद लास्ट में करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, और आखिर में बताएंगे आपको एक और छूट रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जबकि अक्सर ही प्रॉब्लम में मतलब कहते हैं कि टफ लेवल का प्रॉब्लम है। टफ लेवल का कुछ नहीं है, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। मैंने बहुत सुना हुआ है, बच्चे पूछते हैं कि अगर इन्फिनिटी तक ऐसे कैपेसिटर को जोड़ दिया जाए कनेक्शन में, और उसके भी जोड़ने के कई तरीके हैं। आज मैं बताऊंगा आपको कि इनफाइनाइट लैडर में केवल एक ही तरीका नहीं होता है जोड़ने का, जैसे ही उसका थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं बच्चे फिर डाउट में आ जाते हैं। अब कैसे सॉल्व करें, तरीका एक ही है सॉल्व करने का। खैर, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और अब इसके बाद एक और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ट्राई करो खुद, आसान क्वेश्चन है। अब तक जो सीख रहे हैं, जिस पर डिस्कशन अपना आज हो रहा है, उसके बेसिस पर तो ये आसान क्वेश्चन है जो अब तक हमने सॉल्व किए हैं। अगर मैं देखूं इसे, तो ये दोनों सीरीज में डायरेक्ट दिख रहे हैं भाई, यहां से लेके और यहां तक तो चेन बनी हुई है इस और इसका कैपेसिटर की, तो ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में। इसके बाद आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि साथ साथ दिख रहा है मुझे ये दोनों सीरीज में होने के बाद इसके साथ पैरेलल और फिर इसके साथ सीरीज हो जाएंगे, और फाइनली इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन होने के बाद जो एक कैपेसिटर यूज करोगे, ये एक और बाकी का उधर का पैरेलल हो जाएगा। ऐसे उधर एक और इधर एक, तो पैरेलल हो जाएगा। तो इसका आंसर बता देता हूं, 11C/10। आप कोशिश करें इसको सॉल्व करने की, आसान क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए आज कुछ क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ सर्किट, कुछ कैपेसिटिव सर्किट के ऊपर अपनी प्रैक्टिस बिठा रहे हैं, ताकि आगे के सवालों में जो बेसिक कंसेप्ट है कि इन कैसे सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें मुश्किल ना आए। चलो, तो अगला अब एक और कैपेसिटिव सर्किट का एक और टाइप देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप। अगेन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगले चैप्टर के लिए भी होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट ही आया है अगले चैप्टर से। अगला चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, उस चैप्टर से ही ये कंसेप्ट आया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज का। एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है, ये व्हीटस्टोन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक सर्किट बना करके और एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक मेथड बताया था कि ऐसे। आगे आप पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का सर्किट, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, और ये बैटरी। अब मान लो ये P, ये Q, ये R और ये S, और यहां पे लगा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर। चूंकि रेजिस्टेंस है, बैटरी लगी हुई है, तो करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां से भी कुछ करंट जाएगी। उनका ये कहना था, उन्होंने प्रैक्टिकली इस सर्किट को डिजाइन किया और उसके बाद इसको इस रेशियो को सेटिस्फाई करते हुए ये बताया कि अगर ऐसा रेशियो सेटिस्फाई होता है, मतलब P की जो वैल्यू हो, Q की कुछ वैल्यू हो, R की कुछ वैल्यू हो और S की कुछ वैल्यू हो, ऐसे में अगर P/Q यानी इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होता है R/S के रेजिस्टेंस के रेशियो के, तो उस कंडीशन में इस आर्म से यानी इस साइड से कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी। गैल्वेनोमीटर से जो करंट होगी वो जीरो हो जाएगी। अब अगर इस रेजिस्टेंस की जगह पे कैपेसिटर लगा दें, तो मान लो ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाए। हमें तो इस चैप्टर में कैपेसिटिव सर्किट पढ़ना है, तो ऐसे 4 कैपेसिटर ऐसे जुड़े हों और बीच में एक कैपेसिटर यहां जुड़ा हो,
तो यहां पर भी वो लागू होता है, यहां पर भी वो चीज लागू होती है कि इस सबकी वैल्यू मान लेते हैं सी, या यहां पर भी पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस, और अगर यहां पर भी पी बाई क्यू आर बाई एस के इक्वल होता है, यानी इस कैपेसिटर की वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस कैपेसिटर वैल्यू इज इक्वल टू दिस कैपेसिटर वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस कैपेसिटर वैल्यू, अगर ये वाला जो कंडीशन है पी बाई क्यू इक्वल आर बाई एस ये सेटिस्फाई होता है, तो हम उस कंडीशन में इस कैपेसिटर को कट करके बाहर निकाल सकते हैं। ये कहना था व्हीटस्टोन का, और ये प्रैक्टिकली वेरीफाई है। प्रैक्टिकली इसको लैब में आप करते भी हैं। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मीडिया ब्रिज, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस ब्रिज। इसी का जो थ्योरेटिकली आपने डायग्राम बना रखा है, इसी का मॉडिफाइड वर्जन लैब में जाकर के आप करते हैं मीडिया ब्रिज के नाम से, और वहां आप देखते हैं कि जब ये रेशियो इक्वेट कर जाते हैं एक दूसरे को, तो उस कंडीशन में ब्रिज के अक्रॉस कोई भी करंट नहीं फ्लो करती। ये जो गैल्वेनोमीटर लगा के रखा हुआ है, इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो करती। अगर कोई करंट नहीं फ्लो करती तो इस रेजिस्टेंस का होना ना होना एक बराबर, उसको कट करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई करंट नहीं फ्लो करता मतलब कोई चार्ज फ्लो नहीं करता, कोई चार्ज फ्लो नहीं करता मतलब कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता। अगर कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता तो इस कैपेसिटर का होना ना होना बराबर है। इस कैपेसिटर को भी कट करके हम बाहर निकाल सकते हैं, और इस कंडीशन में इन दो पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आसानी से बता सकते हो, क्योंकि अब जब इसको कट करके निकाल दोगे, यहां से इसको कट करके निकाल दें, तो इस कंडीशन में ये और ये सीरीज में, तो इसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस मान लो दोनों की वैल्यू सी हो, सबकी वैल्यू सी है, तो उस कंडीशन में सी और सी सीरीज में है तो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट सी बाई टू। तो यहां पर एक कैपेसिटर लगाएंगे जिसकी वैल्यू होगी सी बाई टू। ऐसे ही ये दोनों भी आपस में सीरीज में आ गए, क्योंकि ये वाला कैपेसिटर हटा दिया गया है, तो ये दोनों की वैल्यू सी है तो सी बाई टू, अगेन ये सी बाई टू, मान लो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब ये दोनों आपस में पैरेलल साफ साफ दिख रहा है, तो सी बाई टू प्लस सी बाई टू इक्वल सी। अब एक चीज और क्लियर कट हो जाती है, यहां से समझ में आ जाती है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है और सबकी वैल्यू सेम है, तो वही सेम वैल्यू ही आंसर होगी। ये अपने दिमाग में बिठा रखो कि अगर पी बाई क्यू आर बाई एस, यानी ये ब्रिज बैलेंस है, इस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। अगर ये ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो उस कंडीशन में अगर सब कैपेसिटर की वैल्यू कैपेसिटी सेम हो, तो वही सेम वैल्यू ही आंसर होती है। जैसे मैं मान लूं कि इन सब की वैल्यू सी है, पी की वैल्यू सी, क्यू की वैल्यू सी, आर की वैल्यू भी सी और एस की वैल्यू भी सी, तो आपका आंसर सी ही आना है। चेक करके देख लो, सी और सी बाई टू, सी और सी सीरीज में है तो सी बाई टू। अब ये दोनों क्लियर कट दिख रहे हैं पैरेलल में, तो सी बाई टू प्लस सी बाई टू सीरीज में जुड़ गया तो कितना हो गया सी। अब ये तो अपने को समझ में आ गया, लेकिन डायरेक्टली अपने को ऐसे थोड़ा दिया रहेगा कि ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज बना करके और सर्किट सॉल्व कीजिए। हमको तो व्हीटस्टोन ब्रिज ढूंढना होगा है भी कि नहीं। कुल मिला के व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने कंपोनेंट होते हैं, 1 2 3 4 5, हो सकता है 5 से ज्यादा भी दिए हों। कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार 5 से ज्यादा कंपोनेंट रेजिस्टेंस या कैपेसिटर लगा दिए जाते हैं। अगला 5 के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज में कुल मिलाकर के 5 ही आने हैं काम में, 5 से ही हमको वो ब्रिज बनाना है। बट 5वें के बाद सीरीज पैरेलल हो सकता है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके दिखाऊंगा कि ये जरूरी नहीं है कि 5 ही हो, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 5 से ज्यादा होंगे तो सीरीज पैरेलल हो जाएंगे, कुछ भी और किसी कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। हो सकता है कि उसमें 2 ब्रिज छिपे हों, तो हमें कुछ ऊट पटांग से सर्किट बना के दी रहती है और उसमें ढूंढना रहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। अगर है तो वो बैलेंस है कि नहीं है, और बैलेंस होगी तो आसान हो जाएगा। चलो तो मैं 1 2 एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये तो फंडामेंटल था, बिल्कुल प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब मैं कुछ एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने इसके पहले एग्जांपल किया था, 3 कैपेसिटर और फिर एक वायर जुड़ा हुआ था मैंने, मान लो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, यहां से मैंने एक वायर जुड़ा हुआ था। अब कैपेसिटर जोड़ देता हूं और सबकी वैल्यू क्या है सी। अब काउंट करो पहले कितने हैं, 5 है कि नहीं है, तो 5 दिख रहे हैं। अगर 5 है तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं। बाद में देखा जाएगा बैलेंस है कि नहीं है, पहले फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मैं यहां साइड में बना लेता हूं ताकि उससे कंपेयर करने में आसानी हो। अब ध्यान से देखो इसको, एक कैपेसिटर ऐसा होगा बीच वाला जिसका एक प्लेट 2 कैपेसिटर के एक एक प्लेट से, और जिसका दूसरा प्लेट
किसी दूसरे कैपेसिटर के दूसरे प्लेट से, मतलब एक ही प्लेट से जुड़ा होगा। एक ऐसा कॉमन कैपेसिटर आपको मिलेगा जिसकी एक प्लेट को एक दो अलग अलग कैपेसिटर के एक एक प्लेट से जुड़ा हुआ है, कॉमन किया हुआ है यहाँ पे, और उसकी दूसरी प्लेट किसी दूसरे, उन दोनों को छोड़ के अब बाकी किसी दूसरे के एक एक प्लेट से जुड़ रखा है। यहां पे भी देखो तो इस कैपेसिटर को ध्यान से देखो, ये अपने इसकी जगह पे आ रहा है, ब्रिज की जगह पे। इसकी एक प्लेट यहां इससे भी जुड़ी है एक प्लेट से, और इस वाले कैपेसिटर की एक प्लेट से भी जुड़ी है, और इसकी दूसरी प्लेट इस कैपेसिटर के एक प्लेट से और इसकी एक प्लेट से जुड़ी है, मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी किसी दूसरे दो अलग अलग कैपेसिटर से। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहा है। अब हमें थोड़ा सा इस फॉर्म में लाने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेच करना होगा, खींचना होगा। अगर मैं चाहूं तो, वैसे तो मैंने ये टेक्निकल बात बताई आपको, लेकिन अगर मैं चाहूं तो बिल्कुल वैसा ब्रिज भी इसको बना सकता हूं। है भी वही ब्रिज, वैसा ही ब्रिज है ये, अगर चाहे तो वैसा बना भी सकते हैं इसको। इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के खींचो ऐसे, और इन दोनों को ऐसे बना दो, बन गया ब्रिज। साफ साफ दिख रहा है कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, क्योंकि बैलेंस कैसे है, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है, तो P/Q R/S सेटिस्फाई है। C/C इक्वल C/C 1 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि बैलेंस ब्रिज है। अगर बैलेंस ब्रिज है तो आसानी से इसका आंसर बता सकते हो कि जो सबकी वैल्यू है वही आंसर है, यानी कि C। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये अपने दिमाग में रख के चलना होता है कि क्या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की सारी वैल्यू सेम है। अधिकतर आपको ऐसी वैल्यू दी जाएंगी जिनमें सबकी वैल्यू, अधिकतर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें सब कैपेसिटर की वैल्यू एक ही रखी जाएगी, जिससे ज्यादा टाइम न लगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बस ये लोचा होता है कि अपने को पहचानना होता है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबकी वैल्यू सेम दे रखेंगे ताकि आपको आंसर बताने में ज्यादा दिक्कत ना हो। आप बस ये पता लगाइए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो यहां पे दिख रहा है साफ साफ कि 5 मिलकर के एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं, और जब सबकी वैल्यू एक ही है इसका मतलब आंसर भी वही है, सी इज द आंसर। भाई दो सीरीज में होंगे तो C/2 और वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो C/2 कितना हो जाएगा, C। अब एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। ये मान लो पॉइंट ए यहां से बनाते हैं, ये पॉइंट बी। ऐसे, और यहां पे भी सबकी वैल्यू क्या लेते हैं, सी। यहां मैं लिखता हूं ईच कैपेसिटर हैव कैपेसिटी सी, सबकी कैपेसिटी क्या है, सी। अब फिर से पूछा जाए कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जांपल हो सकता है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहा है। एक बार ध्यान से देखो और खुद सोचो कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर सकता है, क्योंकि यहां पर 5 के बदले मैंने 6 लगा दिया है। क्या 5 से ज्यादा फॉर्म नहीं कर सकते। तो ध्यान से फिर से ऑब्जर्व करो, इस एक को छोड़ दो, ये वाले को छोड़ दो, बाकी ये 5 को देखो ध्यान से। तो यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं, इन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करो। फिर से हमें वही देखना है कि एक कैपेसिटर ऐसा ढूंढा है जिसकी दोनों प्लेट्स अलग अलग दो कैपेसिटर के एक एक प्लेट से कॉमन हो। इस वाले कैपेसिटर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसकी एक प्लेट इससे जुड़ी हुई है और यही प्लेट इससे भी जुड़ी हुई है, मतलब दो अलग अलग कैपेसिटर के एक एक प्लेट से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही इसकी दूसरी प्लेट दो अलग अलग कैपेसिटर के एक एक प्लेट से जुड़ा हुआ है, मतलब ये इतना हिस्सा व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहा है। और चूंकि सबकी वैल्यू सेम है तो इसका मतलब है कि इस पूरे की जगह पे मैं एक कैपेसिटर यूज कर सकता हूं जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी हो। तो रख देते हैं, ये तो पहले से था, पॉइंट ए पॉइंट बी सी पहले से था। इस पूरे की जगह पे, पांचों की जगह पे मैं एक लगाऊंगा जिसकी कैपेसिटी क्या होगी, सी। अब ये सी और सी क्या है, पैरेलल, सो आंसर इज 2C। आंसर हो गया आपका 2C। समझ आ गया ये। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।
एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लेवल बढ़ेगा, ट्रायंगल शेप का। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और सबकी कैपेसिटी क्या है? सी। कुल मिला के कितने कैपेसिटर हैं? 1 2 3 4 5। लेकिन 5 के बाद ये ट्रायंगल शेप में है, तो कई बार ट्रायंगल शेप को देख करके स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहा है, वो भी ट्रायंगल शेप में। कैसे इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बना सकते हैं? तो देखो, इसमें एक स्पेशल मेथड या कहें कि अपने खुद का एनालिसिस करते हैं और इस सर्किट को तोड़ने जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस पॉइंट ए को पकड़ के यहां और इसे बाहर निकाल लूं, मतलब इसे ऐसे फोल्ड कर दूं, आगे आप जब पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो उसमें कई सारे ऐसे मेथड बताए जाएंगे। जैसे उसमें एक है फोल्डिंग मेथड भी, और बहुत काम का मेथड होगा, बहुत ज्यादा यूजफुल भी होगा, आगे बहुत यूज करेंगे उसका। यहाँ पे भी थोड़ा सा उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इस वाले पॉइंट को पकड़ के इस सर्किट को फोल्ड कर देते हैं, यहाँ पे ला देते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कि सर्किट में कोई भी चेंज ना आए। देखो मैं कैसे करता हूँ, ये वाला पॉइंट पकड़ के अगर मैं यहाँ रख देता हूँ पॉइंट ए, तो इन दोनों कैपेसिटर को मैं बाहर बना दूंगा। अगर मैं इन दोनों कैपेसिटर को बाहर बना दूं, तो ये ध्यान रखते हुए कि इस कैपेसिटर की एक प्लेट इस पॉइंट से जुड़ी हुई है और इस कैपेसिटर की एक प्लेट इस पॉइंट से जुड़ी हुई है। बाकी दोनों दूसरी प्लेट, दोनों कैपेसिटर की दूसरी प्लेट उस पॉइंट ए से कॉमन है। यानी इस पॉइंट से इन दोनों कैपेसिटर की एक एक प्लेट कॉमन होगी। देखो, इस कैपेसिटर की एक प्लेट, इस कैपेसिटर की एक प्लेट कॉमन है इस पॉइंट पर, यानी पॉइंट ए से, और इनकी दूसरी वाली प्लेट एक पॉइंट इससे और एक इस वाले पॉइंट से जुड़ी हुई है। तो ये काम, ये चीजें बनाए रखते हुए हम इसे फोल्ड करते हैं। मैं इसे बाहर बनाता हूं, पहले ट्रायंगल वाला बना के रख देते हैं, और चूंकि पॉइंट बी यहां पे है तो इसे यहां पर भी रखने से कोई नुकसान नहीं होगा अपना। यहां पे रखते हैं पॉइंट बी है, और इस वाले को अब यहां ऐसे बनाता हूं मैं, पॉइंट ए यहां पे है, इस वाले पॉइंट को जो अंदर था उसे खींच करके फोल्ड करके यहां रख दिया, और दोनों कैपेसिटर बाहर बना दिए, सबकी वैल्यू सी। अब ध्यान से इस सर्किट को देखो, है ये एक ही सर्किट, पहले इस फॉर्म में था जो सवाल दिया हुआ था हमको, मैंने थोड़ा सा इसको स्ट्रेच किया, थोड़ा सा उसमें चेंजेस किए, इस बात का ध्यान रखते हुए कि सर्किट में कोई चेंज ना आए, अपने हिसाब से ऐसे चेंज किए कि हमको दिखने लगे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर वो बन रहा है तो करके देखते हैं एक बार। तो मैंने फोल्ड किया सर्किट को बिना सर्किट में कोई चेंज किए, अभी भी इन दोनों कैपेसिटर की एक एक प्लेट उन पॉइंट से जुड़ी हुई है और एक एक प्लेट पॉइंट ए से कॉमन है, यहां जुड़ी हुई है। तो मुझे देखने पे साफ पता पड़ रहा है कि ये एक कैपेसिटर ऐसा है जिसकी एक प्लेट दो कैपेसिटर की एक एक प्लेट से जुड़ी हुई है, और जिसकी दूसरी वाली प्लेट अलग किसी दो कैपेसिटर के एक एक प्लेट से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहा है। अब फिर से सबकी वैल्यू कॉमन है, इसका मतलब P by Q इक्वल R by S होना तय है, और इसका आंसर सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा C। इसका आंसर कितना होगा? C। C by 2 वही होगा, फिर से पैरेलल हो जाएंगे तो C by 2 जुड़ जाएगा, और C इज द आंसर। अनदर बेस्ट एग्जांपल, और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जांपल जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, ट्रायंगल शेप का, कि 5 कैपेसिटर ट्रायंगल शेप में ऐसे लगाए हुए हैं, तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो भाई दिखाइए कैसे कर सकते हैं। और आपको ये अलग अलग क्वेश्चंस में, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में ढूंढना होगा कि कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म हो रहा है। तो अब इसके बाद एक लास्ट चीज और रह गई है, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम जब भी आता है कि एक टाइप की सिमेट्रिकल सर्किट को इन्फिनिटली लॉन्ग, बिल्कुल बहुत इनफाइनाइट दूरी तक कैस्केड किया हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम। अब तो बच्चे उसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी सीख लिए हैं। अभी हमने किया व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन, इस पर आप एक दो क्वेश्चन अपने मन से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद एक लास्ट और रह गया है, और इसी पे अपना खत्म करते हैं क्लास, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, इसमें मान लो अपने को दिया हुआ है
यहाँ पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। और ये इन्फिनिटी लॉन्ग है बिल्कुल, ऐसे इनफाइनाइट तक चला गया है। और सबकी वैल्यू देता हूं मैं 1 माइक्रोफैरड। ईच हैव इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। सबकी वैल्यू मान लेते हैं 1 माइक्रोफैरड है। वैल्यू कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इनफाइनाइट एडर प्रॉब्लम में वैल्यूज ऐसी सेट की जाती हैं ताकि आपको आंसर निकालने में उतनी मुश्किल ना आए। खैर, हम तो बात कर रहे हैं कंसेप्ट के ऊपर कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर अप्रोच बिठाते हैं। पहली चीज, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अपनों को यह समझ आना चाहिए कि हम उधर से शुरू नहीं करेंगे। ऐसी गलती ना करना कि फिर पीछे से शुरू कर लेना, वरना इनफाइनाइट पे चले जाओगे तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा लेफ्ट साइड से ही शुरू करो। अब इसमें अगर मैं कहूं, मैं अपने मन से मान लूं कि इस पूरे इससे जुड़े हुए जो कैस्केड किए हुए हैं एक जैसा आइडेंटिकल, ये 3, फिर इसके बाद ऐसे ही 3, फिर इसके बाद ऐसे ही 3, फिर आगे भी 1 2 3 ऐसे जुड़ेंगे और जुड़ते जुड़ते कैस्केड किए हुए इन्फिनिटली लॉन्ग सर्किट बनी हुई है। अगर मैं मान लूं कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है x, और ये कहूं आपसे कि मैंने ये वाला हिस्सा कट करके निकाल दिया, ये एक आइडेंटिकल सर्किट। निकालते वक्त, कट करते वक्त ये ध्यान रहे कि आइडेंटिकल सर्किट कट करते हैं। अगर वो सर्किट जो आप कट कर रहे हैं वो सिमेट्रिकल नहीं हुई तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैंने इन 3 को कट करके बाहर निकाल दिया और फिर देखा, तो अब देखने पर क्या पता पड़ेगा, पहले मैंने कितना माना हुआ था उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x। क्या इस एक सेट को कट करके निकालने के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में कमी आ जाएगी? तो हम ये अमूमन अपना ये जो इनफाइनाइट के बारे में हमारा जो सोच, हमारी जो चीजें कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि अगर हम समंदर से एक बाल्टी पानी निकाल लेते हैं तो उसका लेवल कम नहीं होता। अगर बहुत दूर तक लाइन लगी है और उसका कोना हमको, उसका पीछे का कोना बिल्कुल नहीं दिख रहा कि वो एंड कहां पे हो रही है, और आगे से हम किसी एक पर्सन को हटा करके देखें तो वो लाइन छोटी नहीं हो जाएगी और ना ही उसका एंड दिखना शुरू हो जाएगा। एक आदमी को, एक पर्सन को हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पे भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यूज करते हैं कि एक सिमेट्रिकल सर्किट को कट करके निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं तो हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उतना ही नजर आता है। अब एक को कट करने के बाद अगर इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उतना ही है तो उस पूरे की जगह पे हम एक कैपेसिटी यूज कर सकते हैं जिसकी कैपेसिटी कितनी हो, x हो। तो चलो मैं इसको बनाता हूं, वो रिड्रॉ करता हूं। इसको मैंने कट करके निकाला, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और जो बाकी का मैंने देखा उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी है, x है। इन सब की कितनी है, 1 1। भाई बाकी का जो मैंने ये पूरा देखा इन्फिनिटली लॉन्ग इतने थे, उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं किसी एक सेट को कट करने पर। जब नहीं कट किया था तो कितना था, x। एक को कट भी कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब इस पूरे की जगह पे अगर हम केवल एक कैपेसिटर यूज करें तो उसकी भी कैपेसिटी कितनी होगी, x ही होगी। अब ये आसान हो गया, ये और ये पैरेलल हुए तो इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस x। तो ये हो गया आपका 1 और यहां हो गया आपका 1 प्लस x और ये फिर से 1 और ये पॉइंट b, ये पॉइंट a। अब तीनों सीरीज में है, सॉल्व कर लो, खत्म। तीनों का सीरीज में है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन c डैश, 1 अपॉन c डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस x प्लस 1 बाई 1 या 1 बाई 1 यहां भी कर लेते हैं। होता है ये सीरीज में 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। तो ये 1 है, ये 1 प्लस x, ये 1। अब बस सॉल्व करना रह गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x। इसे सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x। ये हो गया आपका 1 अपॉन c डैश, और ये c डैश की वैल्यू भी क्या है, x ही है, क्योंकि हमने मान रखी थी कि पूरे उस, जब ये कट नहीं किया था तो पूरे इस इन्फिनिटली लॉन्ग सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, x है। तो इस c डैश की जगह पे भी क्या रख सकते हैं, x। तो ये लग गया x, 2 प्लस 1 3 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 1 इक्वल 0। इसे सॉल्व कर लें तो 2x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0
सिद्धाचार्य मेथड से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है -1 अपॉन 2a तो 2 इंटू 2। इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4 और अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू x की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। अब इसमें से देखना है कि कौन सा साइन लें, यहाँ पे माइनस लें कि प्लस लें। अगर मैं माइनस कंसिडर करता हूं तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के माइनस में आ जाएंगे और कभी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी माइनस में नेगेटिव में नहीं हो सकती। कैपेसिटी वोंट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी कैन टेक ओनली प्लस साइन। हम केवल प्लस साइन लेंगे। तो अगर इस प्लस साइन को कंसिडर करें तो x की वैल्यू आ गई √3 -1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, √3 -1/2। अब हो सकता है कि कई प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि यहाँ पे नहीं देते, यहाँ पे प्लेन वायर लगा देते हैं, केवल ऐसा ही एक आइडेंटिकल सर्किट लगा देते हैं और उसका पूछते हैं कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट यही है कि किसी एक पार्ट को, किसी एक सिमेट्रिकल पार्ट को कट करके बाहर निकाल लो। पहले मान लो कि इस पूरे इनफाइनाइट, कट करने से पहले पूरे इनफाइनाइट लैडर का जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटी x है, y है, जो भी है मान लो। उसके बाद किसी एक पार्ट को कट करके निकाल लो। निकालने के बाद कैपेसिटी में चेंज नहीं आने वाला। फिर उस पूरे इनफाइनाइट लैडर की जगह पे कोई एक कैपेसिटी यूज करो जिसकी कैपेसिटी जो माना हुआ है वही होगा। उसके बाद जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे सॉल्व करो, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बना करके। सो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आज सीखा हमने कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम पहचानते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट में कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करते हैं, विच टाइप के कैसे कैसे एग्जांपल्स आ सकते हैं एग्जाम्स में। सो होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब आगे कैपेसिटर कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में।